हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के है और उसमें हमारा टॉपिक क्या है, वो है वायुमंडल। तो वायुमंडल से जो है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। और ये जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में और बच्चों से अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज हम इसको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों को क्वेश्चन गलत ना हो। लेकिन उसके लिए आप लोग को पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखना होगा और ध्यान से जब वीडियो देखेंगे तो अपने आप क्वेश्चंस जो है सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप इस वीडियो को देख करके नए क्वेश्चन जो बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बुक में होंगे उनको सॉल्व करेंगे, तो आप लोग पाएंगे कि वाकई में अब क्वेश्चन हमारे गलत नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंटों पे जो है चर्चा हो जाए, जो जिस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक के पास। क्या है हमारा टॉपिक? वायुमंडल, ठीक। दोस्तों वायुमंडल टॉपिक जानने से पहले हम लोग को कुछ बातें जान लेनी होंगी जो कि आवश्यक भी हैं और जाननी भी चाहिए। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, 3 मंडल पाए जाते हैं। एक होता है जलमंडल, एक होता है स्थलमंडल और एक होता है वायुमंडल, ठीक। ये हमारा हो गया मान लिया जलमंडल, ये स्थलमंडल दिख रहा है, और ये हमारा वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल, ठीक। ये स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तो दोस्तों जहाँ पर इन तीनों मंडलों का मिलान होता है, ठीक है, जहाँ पर तीनों मंडल मिलते हैं उसको हम कहते हैं जैव मंडल, ठीक। जैव मंडल, ये जैव मंडल ही हम लोगों के लिए आवश्यक होता है क्योंकि जीवन इसी मंडल या यहीं पर संभव होता है, ठीक। जैव मंडल पर ही जीवन संभव है, ठीक। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है वायुमंडल, तो हम वायुमंडल को पढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों वायुमंडल क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण जो है वही वायुमंडल होता है, ठीक है। और वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गैसेस हैं जो जिससे एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, उनको हम जान लेंगे। दोस्तों उनमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट गैसें हैं, जैसे कि ये हमने इधर लिख दी हैं, 1 2 3 4, ठीक। इस तरीके से हैं ये गैसें। ये हमने इसलिए लिखी हैं कि आप लोग इसको बाकायदा अपनी कॉपी पर इस तरीके से लिख लीजिएगा। दोस्तों हम समझते हैं इन गैसों के बारे में पहले थोड़ा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन और CO2, ठीक है। ये 4 गैसें मुख्यतः हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा मात्रा होती है हमारी नाइट्रोजन की जो होती है 78.08%, ठीक। फिर ऑक्सीजन 20.93%, ठीक है। फिर आर्गन 0.93%, फिर CO2 0.03%। दोस्तों सबसे कम CO2 है, लेकिन सबसे जो है खतरनाक गैस यही है। ये हमारी जो है ग्लोबल वार्मिंग का, समझ लो ग्लोबल वार्मिंग को यही न्योता देती है, ठीक। ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस मानी जाती है, ठीक। तो दोस्तों यही, चले पहले CO2 पे ही बात कर लेते हैं। क्या होता है CO2 जो गैस है दोस्तों, ये सबसे भारी गैस होती है, सबसे भारी गैस होती है CO2, ठीक है। इसी कारण यह पृथ्वी की सतह पर, ठीक, पाई जाती है। मतलब पृथ्वी जो क्षोभमंडल है उसके सबसे निचली सतह पर पाई जाती है, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर CO2 गैस, क्योंकि ये भारी होने के कारण, ठीक। और यह सूर्य की ताप को सबसे ज़्यादा अवशोषित करती है ना, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ाती है। कौन सी? CO2। फिर आ जाती है हमारी आर्गन गैस। दोस्तों आर्गन गैस जो है वो हमारी अक्रिय गैस होती है, ठीक। इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। और नाइट्रोजन गैस तो आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो कि 78.08% पाई जाती है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होती है तो वायुमंडल पर सबसे ज़्यादा यही दबाव डालती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन को लोग पौधे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, वो हम लोग जब आगे GS पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, कैसे लेते हैं। फिलहाल अभी बता रहे नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। ऑक्सीजन तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन इतनी महत्वपूर्ण गैस है, उसके बिना जीवन संभव है ही नहीं। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस ही हमारी, ठीक है। दोस्तों इस क्रम को याद कर लीजिएगा और इनका अनुपात जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस अनुपात से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं सीधा वायुमंडल की परतों पर, ठीक। दोस्तों वायुमंडल क्या है ना कि ये हमारी, माना कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। इसके चारों ओर गैस का आवरण पाया जाता है, ठीक।
इसके चारों ओर गैस का आवरण पाया जाता है, ठीक। और उस आवरण में कुछ परतें डिवाइड होती हैं, विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। वो परतें इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि हर परत में जो गैसेज होती है उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, कुछ अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उन्हीं गुणों के कारण हम इसको परतों में डिवाइड कर देते हैं कि इस परत से लेकर के इस परत तक ये गैस पाई जाती है, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसी वजह से जो है ये परत दर परत बन जाती है, ठीक। तो दोस्तों चलते हैं, हम जानते हैं अपने वायुमंडल को, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या होती है, वो होती है हमारी क्षोभ मंडल, ठीक। दोस्तों क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, इसके क्रम को याद कर लीजिएगा। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर हमारी समताप मंडल, और फिर इसके ऊपर हमारी मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ठीक। ये 5 परतें पाई जाती हैं। दोस्तों कैसे क्या होता है ना, कभी कभार क्वेश्चंस जो है वो परतों पर ही पूछ लिए जाते हैं, क्रम से पूछ लिए जाते हैं कि जो है सबसे निचली परत कौन सी है क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी परत कौन सी है बहिर्मंडल, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में जो है 5 परतें पाई जाती हैं, ठीक। कभी कभार इसको जो है इंग्लिश में भी पूछ दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ट्रोफोस्फीयर, ठीक। ये ट्रोफोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ये मीजोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है, ये एक्सोस्फीयर है, ठीक। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में भी नाम क्या है, ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक। तो दोस्तों जान लेते हैं इनके हम बारे में थोड़ा, इन परतों के बारे में। दोस्तों जो सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, उसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। दोस्तों इसमें CO2 गैस पाई जाती है, ठीक। CO2 गैस पाई जाती है जो कि जो है क्षोभ मंडल की सबसे निचली सतह पर पाई जाती है, पृथ्वी के पास, ठीक है। क्योंकि ये भारी गैस है ना, इसीलिए ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाई जाती है। कौन सी, CO2 गैस, ठीक। और इससे और क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो है मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी, ठीक, मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है वो हमारी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में, ठीक। जैसे कि बादल बनना, वर्षा होना, है ना, इस तरीके से जो घटनाएं होती हैं वो हमारी सब क्षोभ मंडल में होती हैं। और दोस्तों क्या है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसमें 1 डिग्री का तापमान कम होता है, ठीक। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आती है 165 डिग्री ऊंचाई पर जाने पर, ठीक। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है इसका, वो तो बताना भूलेगा कि इसकी जो है सीमा जो होती है वो 18 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर पाई जाती है ना। पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर पाई जाने वाली परत कौन सी होती है, क्षोभ मंडल की परत, ठीक। यानी कि पृथ्वी से ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाने वाला मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल, ठीक। तो इसमें एक क्वेश्चन हमारा हो गया कि CO2 गैस पाई जाती है, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा कि जो है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आती है, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4, ठीक, 6.4 जो है डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है तापमान में, ठीक, ऊंचाई पर जाने पर। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, ऊंचाई पर जाने से तापमान की कमी इसलिए होती है क्योंकि देखिए CO2 जो गैस है वो सबसे निचली सतह पर होती है, सबसे नीचे पृथ्वी की सतह से बड़ी नज़दीक होती है क्षोभ मंडल में CO2 गैस जो, और CO2 गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करती है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं CO2 की कमी आती जाती है, उसी वजह से जो तापमान वो होता है वो भी कम होता चला जाता है, क्योंकि सारा तापमान तो CO2 की वजह से नीचे खींचा जाता है ना, तो इसी वजह से ऊपर बढ़ने से तापमान में कमी आती रहती है, ठीक। और दोस्तों एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, सीमा की जो ऊंचाई है वो जो है गर्मियों में बढ़ जाती है और ठंड में कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में जो होती है वो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल की सीमा की ऊंचाई बढ़ जाती है, और ठंडी में हवाएं जो है ठंडी होने के कारण नीचे आ जाती हैं, तो इसीलिए उसकी ऊंचाई कम हो जाती है, ठीक। गर्मियों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, ठंड में इसकी कम हो जाती है। अब दूसरा मंडल क्या हमारा हो गया, समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल क्या होता है, ये क्षोभ मंडल की सीमा से
जहाँ पे क्षोभमंडल की सीमा ख़त्म होती है, ठीक, वहीं से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्या पाया जाता है, समताप मंडल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, ध्यान रखना क्या कहते हैं समताप मंडल को इंग्लिश में, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, यह पाया जाता है हमारा क्षोभमंडल की सीमा से 50 किलोमीटर तक। ठीक, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या होता है हमारा समताप मंडल। इससे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यह बनता है कि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं ना के बराबर होती नहीं है। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक, नहीं होती हैं। ठीक, मौसम संबंधी घटनाएं इसमें नहीं होती हैं, इसमें समताप मंडल में। ठीक, इसलिए वायुयान जो होते हैं वो हमारे हमेशा समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि उससे जो है उनको खतरा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होंगी जिससे उनकी उड़ानों में बाधा नहीं आती है। मौसम साफ होता है बिल्कुल, इसीलिए ये समताप मंडल जो होता है ये मंडल वायुयान की उड़ानों में सबसे मददगार साबित होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है कि दोस्तों जो हमारी ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस जो होती है, LAYER लेयर जो होती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है सबसे मोटी होती है ओजोन लेयर, जो कि समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में। ठीक, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल में। कहाँ नहीं होती हैं, समताप मंडल में। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ओजोन लेयर के बारे में क्या बताया जाए, ओजोन लेयर के बारे में आप लोग, मेरा एक वीडियो इससे पहले ओजोन लेयर पे मैंने बनाया था, उसके पूरा ओजोन लेयर के बारे में बताया था कि कैसे बनती है, कैसे इसका क्षरण होता है। ठीक है, कौन सी गैस इसके लिए लाभदायक है, कौन सी हानिकारक है, ओजोन मैत्रीकारक गैस है कौन सी है, इस तरीके से उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अभी ओजोन लेयर के बारे में नहीं बता रहे हैं, आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिएगा, पूरी ओजोन लेयर के बारे में जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। ठीक, तो समताप मंडल से लगभग यही क्वेश्चंस बनते हैं। अब आ जाइए मध्य मंडल। ठीक, दोस्तों जो मध्य मंडल होता है वो हमारा लगभग बीच में ही होता है। बीच लगभग क्या होते हैं बीच में, इसके नीचे 2 मंडल, उसके ऊपर 2 मंडल। ठीक, तो मध्य मंडल इसको क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, ठीक, मीजोस्फीयर कहते हैं किसको, मध्य मंडल को। दोस्तों इसमें क्या होता है, यह समताप मंडल की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक कौन सा मंडल हमारा होता है, मध्य मंडल। ठीक, मीजोस्फीयर है ना। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि लगभग -100 डिग्री टेम्परेचर मध्य मंडल में होता है। ठीक, मध्य मंडल में -100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, तो सबसे कम तापमान किस मंडल में होता है, वो होता है हमारा मध्य मंडल में। ठीक, यही सब क्वेश्चंस बनते हैं मध्य मंडल में। और क्या होता है मध्य मंडल में, उल्का पिंड। तो जो उल्का पिंड होते हैं वो उल्का पिंड की जो घटनाएं होती हैं वो मध्य मंडल में ही होती हैं। ठीक, मध्य मंडल में होती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं किस मंडल में देखी जाती हैं, तो उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं जो होती है वो मध्य मंडल में पाई जाती है, जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। दरअसल टूटता हुआ तारा कुछ नहीं होता है, तो लोगों के साधारण भाषा में बोल दिया जाता है कि चलो मन्नत मांग लो कि टूटता हुआ तारा ही दिख गया है। ये उल्का पिंड ही होते हैं जो वायुमंडल से आते हैं और हवाओं में घर्षण, गैसों में जो घर्षण होता है उनके कारण, फ्रिक्शन के कारण ये पत्थर के टुकड़े होते हैं एक्चुअली उल्का पिंड, जो वायुमंडल से नीचे गिरते हैं और जो हवाएं जो गैसेस होती हैं वायुमंडल में उनसे टकरा करके जलने लगते हैं। ठीक, इसलिए ये जो है इनको हम लोग जलता हुआ या टूटता हुआ तारा कह जाते हैं। बाकी तारा कभी टूट नहीं सकता, वो गैसीय होते हैं तारे, उनके टूटने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। ठीक, ऐसा मत समझिएगा कि अब कोई तुमको उल्का पिंड दिख जाए गिरता हुआ तो कोई टूटता हुआ तारा लो मन्नत मांग लिया, कुछ विश मांग ले पूरी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कहने की बातें हैं। तो उल्का पिंड होते हैं वो, ना कि टूटता हुआ तारा। ठीक, आज के बाद आशा है आप लोग को इस मिथ से दूर हो गए होंगे कि वो उल्का पिंड नहीं, वो टूटता हुआ तारा है। ठीक है दोस्तों, इससे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं और -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
-100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर किस मंडल में पाया जाता है? वो हमारा मध्य मंडल में पाया जाता है। ठीक, अब ऊपर सबसे है दोस्तों आयन मंडल। ये जो हमारा है वो मध्य मंडल जो होता है, मध्य मंडल की जो सतह होती है, ऊपरी सतह, उससे जस्ट 640 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाने वाला मंडल हमारा आयन मंडल होता है दोस्तों। ठीक है, आयन मंडल में जो क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनमें जो उपस्थित वायु होती है उनमें उसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, आयोनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, प्रॉपर्टीज़। ठीक, आयनमंडल में। ठीक, आयनमंडल की जो गैसेज होती हवाएं होती हैं, वहाँ गैसेज होती हैं जो उसमें जो है क्या होता है, आयनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इसी कारण क्या होता है कि जब हम कोई वेव छोड़ते हैं आयनमंडल में, रेडियो वेव, तो वो तुरंत वापस आ जाती है। ठीक है, किस कारण? क्योंकि इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। इसीलिए जब कोई रेडियो वेव या कोई तरंगें भेजी जाती हैं जब हमारी आयनमंडल में, तो वो वहाँ से टकरा करके वापस पृथ्वी पर फिर आ जाती हैं। तो लगभग सैटेलाइट वगैरह जो थोड़े बहुत होते हैं वो आयनमंडल में भी स्थापित किए जाते हैं, मतलब बाकी। लेकिन जो मेन सैटेलाइट जो बड़ी बड़ी हमारी होती हैं वो हमारी हमेशा एक्सोस्फीयर में ही छोड़ी जाती हैं। ठीक है, एक्सोस्फीयर में ही इस तरह हमारी सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं। एक्सोस्फीयर जो होता है वो 640 से ऊपर होता है, कहाँ तक होता है ये भी डिसाइड नहीं हो पाया है, अनुमान नहीं लगा पाया है किसी कोई कि ये कहाँ तक है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। लेकिन इतना है कि 640 से ऊपर जो है वो क्या है, हमारा बहिर्मंडल। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। इसके क्रम को याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्षोभ मंडल का मतलब है कि छूता हुआ, किससे? सरफेस से। इतना समझ लीजिए। क्षोभ मंडल नीचे होता है, फिर समताप मंडल होता है। ठीक है, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर होता है, इसमें तापमान समान होता है। उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। या आप लोग सबसे पहले मध्य मंडल को याद करिए, क्योंकि ये मध्य मंडल बीच में होता है, इसके नीचे 2, इसके ऊपर 2। ठीक है, नीचे क्या है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ऊपर क्या है? आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक, इंग्लिश में इसको इसलिए कह रहे थे, कभी कभार ऐसा होता है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल ना दे करके ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर क्वेश्चंस में दे देते हैं सीधा इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश में एक ही वर्जन दे देते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि इनको इंग्लिश में भी याद करना। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, और मध्य मंडल को मीजोस्फीयर, और आयन मंडल को आयनोस्फीयर, और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर। ठीक, तो दोस्तों यही सब क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे वायुमंडल में जो परतों को लेकर के। और दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, आपके पास जो बुक वगैरह हो उससे क्वेश्चंस बनाइएगा, देखिएगा आप लोग को अब क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, और नहीं क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो फिर से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर स्किप करे होंगे तब तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, वरना पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, तब जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आशा है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। अगला वीडियो हम लोग लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ। वो हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का ही होगा, क्योंकि इस समय ज्योग्राफी सीरीज ही चला रहे हैं, तो ज्योग्राफी से संबंधित होगा, कुछ नया होगा, अच्छा होगा। दोस्तों प्यार दीजिए इस सब्जेक्ट को, और वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। दोस्तों जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल मैथ के इक्विवेलेंट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरा तो फेवरेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, हमेशा से रहा है। ज्योग्राफी पढ़ने में हमको बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट भी रहता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हमसे बनते हैं। ज्योग्राफी पढ़ने का ये मतलब होता है कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चंस अगर नहीं भी आता है तब भी दाएँ बाएँ से चीज़ों को समझ करके कांसेप्ट लगा कर उसको सही कर ले जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों ठीक है, तो इसको वीडियो को अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखिएगा, लेकिन वायुमंडल टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। ठीक, क्योंकि ये वायुमंडल जो टॉपिक है ज्योग्राफी का भी है और आपका एनवायरनमेंट का भी है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।